सॉल्व तो किया होगा सभी लोगों ने सेक्शन डी। यस सर। कितने लोगों ने किया है सॉल्व? सोलह लोगों ने बस। 17, 18, 19, 20, 30। क्या पूछा है? हाँ मैं भी रेज कर। क्या क्या कह रहे हो बेटा? पूछा क्या है तो रेज कर रहे हैं हैंड लोग। ओके। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी सेक्शन डी को। आज इंडिफाइनेट स्टार्ट करना है। मैंने वेक्टर बोला था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो अरे D2 हो गया था ना। क्या? ये अपने माइक की आवाज अंधी रखना है ना, थोड़ा कंट्रोल करना, ध्यान देना माइक ऑन है या बंद है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1 पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ये, छोटा सा है। पार्ट 1 तो हमारा डिस्कस हो गया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब पार्ट टू में D1 D2 D3 D4 D4 है, D3 तक ही। D3 तक ही है। तो ये डाउट के लिए हाथ रेज किए हैं या किसके लिए किए? समृद्धि है। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन डी D1 डाउट। डाउट। ठीक है, तो D1 देख लो यहाँ पे कितने लोगों से बन गया है D1? ठीक है, तो सुन लो D1 में क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 विद all real entries whose adjoint matrix B has characteristic polynomial whose adjoint matrix B, मतलब ये क्या है? B किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ B किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे बताओ, अगर ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स B का, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट A का स्क्वायर कितना होना चाहिए? -1। एंड A में सारी रियल इंट्रीज हो रही है, तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी कोई मैट्रिक्स A एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? यस सर। D2 D3 डाउट। use to solve the equation, determine the product of this and use it to solve the equation। इसमें डाउट क्या है? सर उस प्रोडक्ट का क्या यूज करने का है वो? कुछ नहीं, वो प्रोडक्ट अलग से निकाल लो, मतलब नहीं। हमें बस क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट से देखना है। दो मेथड होते हैं, एक तो मैट्रिक्स वाली भी मेथड होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और एक होती है क्रैमर्स रूल वाली, मतलब वो डिटरमिनेंट वाली। तो एक मेथड आती है काफी उतना। ठीक है, यस। चलो फिर उसके बाद फिर फोर्थ
5th, 6th, Doubt. Yes, sir. Doubt. the number of such a matrix A for which the system has unique solution. तो क्या इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वो होमोजीनियस सिस्टम दिख रही है क्या? होमोजीनियस सिस्टम दिख रही है क्या मल्टीप्लाई करने के बाद? मतलब उसको ऐसे ये करो, x प्लस bz इज इक्वल टू 0 दिख रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स को, इक्वेट करो, हाँ, सर। ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा x प्लस ey प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड cx प्लस dz इज इक्वल टू 0। तो होमोजीनियस सिस्टम है और इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, और हमें पता है कि इसका एक सॉल्यूशन तो होता ही है हमेशा 0 0 0। तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो डेल्टा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। एंड ABCD किस में से वैल्यूज ले रहे हैं? इस 0 एंड 1 में से। 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो पहले इनका डिटर्मिनेंट A 0 B 1 E 1 एंड C 0 D, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? A इंटू E, और ये नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स है दिखानी है ना, तो A इंटू ED प्लस B इंटू माइनस EC। तो ये देख लो AED माइनस BCE ये आ रहा है। अब उसके बाद ये ABCD को वैल्यूज देनी है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैट्रिसेस बनेगी, ठीक है। तो ये E तो जीरो नहीं हो सकता है, ये तो दिख रहा होगा सभी लोगों को, E जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो E तो हमेशा 1 रहेगा। अब उसके बाद ये AD 1 हो जाए एंड BC 0 हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड BC 1 हो जाए, AD 0 हो जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब दोनों 1 तो नहीं हो सकते हैं, दोनों 1 नहीं हो सकते हैं, तो AD 1 है। हम पहले उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो उसके लिए AB 1 हो जाए, DB 1 हो जाए, हमें ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रोच कर रहे हैं। तो AB 1 DB 1, अब ये BC 0, तो ये कब कब पॉसिबल होगा? जब B इक्वल टू 1 C इक्वल टू 0, या तो B इक्वल टू 0 C इक्वल टू 1, या B इक्वल टू 0 C इक्वल टू 0। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। वैसे ही अगर BC 1 होगा तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी? 3। तो टोटल ऐसे कितनी मैट्रिसेस है? 6। क्या दिया पीछे आंसर? पीछे आंसर क्या है? 6 है सर। 6 ही है ना? क्लियर है ये? यस। वो E जीरो नहीं होगा, उसके बाद एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या क्या? वो E जीरो नहीं होगा, फिर आपने E निकाला ना उसके बाद। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो दिखानी है। अब ये जो AD का प्रोडक्ट है एंड BC का प्रोडक्ट है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि ये इसी सेट में से वैल्यूज ले रहे हैं, 0, 1, इसी सेट में से एक वैल्यू ले रहे हैं ABCD, ठीक है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखाना है, तो E तो 1 ही होना चाहिए, वो तो दिख रहा है, क्योंकि E अगर 0 ले लिया तो पूरा 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमें लेकिन यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है, तो E नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद E1 हो गया। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। अब AD का प्रोडक्ट या तो 1 हो सकता है या 0, BC का प्रोडक्ट 1 हो सकता है या 0, और हमें इन दोनों का डिफरेंस नॉन जीरो चाहिए, तो या तो ये 1 हो जाए, उस केस में फिर ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। अब ये AD का प्रोडक्ट 1 कैसे आएगा? जब A और D दोनों के दोनों 1 होंगे। एंड BC का प्रोडक्ट 0 कैसे आएगा? जब B1 C0 B0 C1 एंड दोनों 0।
तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना, एंड ऐसे ही अगले वाले केस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, तो टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेगी? 6। यस सर, क्लियर है। ये हो गया D6। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 अपना खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और बच्चे देखो कितने हैं। सर आपने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन। कौन सा दिया था मैंने होमवर्क में? मल्टीपल चॉइस वाला वो। हाँ, उसका आंसर क्या आ रहा है बताओ? BC और D. क्या BCD। कितने लोगों ने सॉल्व किया है उसको? तो क्या आ रहा है आंसर? नहीं, हर्षिता गलत है, हर्षवर्धन सही है, प्रशांत सही है, बीसीडी आंसर कितने लोगों का आ रहा है? बीसीडी ठीक है, 9 लोगों का आ रहा है, उनका सही है, बीसीडी ही इसका आंसर है। आज ज्यादा फोकस का इशू आ रहा है क्या? ऑटो फोकस नहीं नो सर। सर। नहीं सर। नहीं ना? बीसीडी आंसर है उसका, तो जिनका भी आया है करेक्ट है उनका आंसर। क्या था एक बार बताओ, देख ही देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या था वो। m की पावर 5 इज इक्वल टू n की पावर 5 है, एंड देन m की पावर 4 and n की पावर 4 into n, then which of the following is true? तो पहला, दूसरा, तो पहला वाला तो चलो देखते हैं, लेकिन वो पहला वाला तो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे, वो बी और सी से हमें पता चल जाएगा। पहले बी निकालने की कोशिश करते हैं। बी में उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। वो जो बी ऑप्शन है, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इंटू m प्लस n, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलेगा? m की पावर 5 माइनस n की पावर 5। तो ये देखो, ये n की पावर 5 n की पावर 5 कैंसल आउट, और ये कैंसल आउट, तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब ये बताओ, ए ऑप्शन में बोला गया है कि ये 0 होना चाहिए, ये नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो उसके लिए m प्लस n का कैसा होना जरूरी है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। और ये कुछ मेंशन करके दिया है क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में कि m प्लस n नॉन सिंगुलर? नहीं, नहीं सर। तो कुछ नहीं मेंशन करके दिया, इसके वजह से वो पहला ऑप्शन हम सही नहीं बोल सकते, उसके लिए वो गिवन होना चाहिए था, तभी उसको सही मानते। बी तो सही आ जाएगा, ऐसे ही सी भी सही आ जाएगा, दिख रहा होगा। सी में क्या था? m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 टू m माइनस n, तो ये भी नल मैट्रिक्स आ जाती, कर लो मल्टीप्लाई करके देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने इसको नॉन सिंगुलर ले लिया, डी ऑप्शन लाना चाहते हैं, इसी से आएगा वो। अगर हमने इसको नॉन सिंगुलर ले लिया, तो नॉन सिंगुलर ले लिया, तो ये m माइनस n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ सर। तो m इज इक्वल टू n आ जाएगा, लेकिन वहां पे उस ऑप्शन में हमें m नॉट इक्वल टू n दिया गया है, बट m नॉट इक्वल टू n ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर। सिंगुलर। एंड इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। 0।
तो इस तरीके से BCD आंसर है। क्लियर है? यस। अच्छा, डेस्कटॉप से ज्वाइन नहीं करते आ रहा? ठीक है, मैं वो पासवर्ड की फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे। चलो ठीक है, अब किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वेक्टर एंड 3D। तो डाल लो वेक्टर एंड 3D। मतलब इसके बेसिकली दो पार्ट है, एक तो वेक्टर वाला पार्ट है, वेक्टर वाला पार्ट है, ठीक है। और वो जो मतलब इसमें हम पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसी चीजें देखेंगे। एंड 3D, 3D मतलब हम उसमें कोऑर्डिनेट लेके आ जाएंगे। जैसे हमने 2D देखा, स्ट्रेट लाइन वगैरह देख लिया, उसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। ऐसे ही 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। वहां पे जो ई सेंटर, एक्स सेंटर, वो सब आने वाले, वो यहाँ पे भी आएंगे। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे भी आएगा, लाइन का इक्वेशन इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, प्लेन, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, प्लेन। फिर प्लेन के बीच का एंगल, लाइन के बीच का एंगल, तो सारी चीजें हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है टॉपिक, वेक्टर एंड 3D। तो सबसे पहले हम वेक्टर देखेंगे। इसकी आइडिया तुमने फिजिक्स में भी ले ही ली है कि वेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देखा है ना, ये रिजल्टेंट क्या होता है। यस। देखा है। तो ये बताओ, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? नॉन स्केलर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। कोई एक बताओ। हाँ बोलो, कौन बताएगा? सार्थक, हाँ बोलो। Which follows vector algebra? ठीक है, और थोड़ा ये करके बताओ, इस फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, उससे क्या ही पता चले, बच्चे हैं हम Magnitude लोग। with direction. हाँ Magnitude with direction. हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसको कहते हैं हम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड Only रहती है। magnitude. Only magnitude. और तुम्हारा पूरा फिजिक्स इन दो क्वांटिटीज में डिवाइडेड है, स्केलर एंड वेक्टर। तुम किसी भी टॉपिक को उठाओ फिजिक्स के, उसमें कुछ क्वांटिटीज वेक्टर वाली रहेगी, कुछ क्वांटिटीज स्केलर वाली रहेगी। अच्छा, क्या वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है? ये किसने कहा? ये किसने कहा? बोलो, क्या मालूम, सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। द क्वांटिटी विच हैज, द क्वांटिटी विच हैज, स्टार्टिंग में हम डेफिनेशन से देखेंगे जो तुम फिजिक्स में देख भी चुके हो, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में भी आइडिया होगी ना? यस सर। है या नहीं है? हाँ सर। हेल्प। है क्या? चलो अच्छी बात है Yes, फिर। तो लिखो इसमें वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज, द क्वांटिटी विच हैज magnitude as well as direction, the quantity which has magnitude as well as direction is called as, vector quantity, is called as vector quantity।
ठीक है, तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, जिसमें डायरेक्शन भी है, तो तुमने फिजिक्स में स्टार्टिंग में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। इसमें मान लो ये अभी हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लिया, तो अभी बस इसमें एक मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन जब इसमें हम आगे एरो दिखा देंगे इस तरीके का, मतलब अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई। कौन सी डायरेक्शन है? इधर वाली, ये एरो के तरफ वाली, और इसमें ये ए बी है। तो अब यहाँ पे ये ए बी क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, ये ए बी की लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर की तरफ है? उधर की तरफ है, एरो के डायरेक्शन में। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? और इसको नाम भी होते हैं, जहां से ये सपोज मान लो जनरेट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये जो जहां पे दिखाते हैं हम, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कहां से कहां जा रहे हैं हम? ए टू बी की तरफ, डायरेक्शन वही है ना, तो यह आ जाएगा ए बी वेक्टर। ऊपर में एरो दिखा देते, कहां से कहां? ए टू बी, ए बी वेक्टर। एंड अगर हमें अब इसकी लेंथ चाहिए होगी या इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके ऊपर क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर का मॉड। तो ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। ये जो होता है इसको हम कहते हैं, जहां से वो जनरेट होता है, मान लो एक तरीके से रे ही दिख रहा है ना, जहां से जनरेट होता है, लेकिन रे क्या होता है? आगे इंफिनिटी तक जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक फिक्स मैग्नीट्यूड भी रहता है। मान लो इतना ही पार्ट है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, जहां पे जाके वो खत्म होगा, जितना मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, ये देखा होगा ना फिजिक्स में। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? क्या होता है बताओ? जीरो मैग्नीट्यूड। क्या? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, जिसमें इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन उसकी होती है, लेकिन वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर बोलेंगे जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन है तो सही मानी जाती है। इसमें लिखो जीरो वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ये देख लिया, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब इसमें जीरो वेक्टर देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? वेक्टर इन विच initial and terminal point is same, vector in which initial and terminal point is same, then it is called as zero vector. Then it is called as zero vector. And value of the direction of the full stop देखे, direction of the zero vector is indeterminate. Direction of the zero vector is indeterminate, मतलब उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने देखे ना वेक्टर, उसमें एलसीडी में, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं? वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसकी फिक्स्ड एक वैल्यू हम नहीं बता सकते डायरेक्टली। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है
मान लो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए तो वो एक डॉट ही आ जाएगा। तो इसकी हम जो भी डायरेक्शन बोलेंगे वो सही रह सकती है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन हम इसको नहीं दे सकते अभी। तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इनडिटरमिनेट। कोई बोल रहा है इधर की है, सही है, कोई बोल रहा है इधर की डायरेक्शन सही है, कोई नीचे बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है। तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इनडिटरमिनेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो लिखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। अब यूनिट मतलब क्लियर है ना, यहाँ पे कितना, 1 1 1। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, vector having unit magnitude is called as unit vector is called as unit vector। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। मान लो ये कोई वेक्टर ए है, इसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अभी ये ए वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A vector by magnitude of ए के ऊपर में कैप है कि नहीं, ए के ऊपर में कैप दे देंगे और ये किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्योंकि जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब कोई ए वेक्टर रहेगा और उसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो ए कैप है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर, क्लियर है क्या ये? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में। फिर उसके बाद इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, बताओ। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन Same दोनों सेम direction, same magnitude. और क्या सेम होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। क्या कुछ तो और एक चीज सेम होनी चाहिए। तुम फिजिक्स पढ़ चुके हो इतना, बताओ कौन सी चीज सेम होनी चाहिए। और लेंथ Location. क्या, लेंथ क्या लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा ना उसमें। dimensions यूनिट डायमेंशन वेक्टर और थोड़ा सा कोई बताएगा क्या, जैसे मान लो वेलोसिटी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट अबे कुछ भी सेंस ऑफ डायरेक्शन, प्लेन। अबे तुम लोग शांत बैठो, चुपचाप बैठो, अभी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। सिर के बल गिरे थे क्या कल, ओरिएंटेशन और ये सब उसमें सब आ जाता है बेटा, ये मैग्नीट्यूड और उसमें है डायरेक्शन में सब आ जाता है। कोई बोल रहा प्लेन और ये फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मान लो हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आई कैप जे कैप पता होगा इसलिए लिख रहा हूं मैं ऐसे। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या ये दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं क्या, नो No. सर नहीं बोल सकते हैं ना, बोल ही नहीं है। बहुत बहकी बातें चल रही है यहाँ पे। चलो लिखो यहाँ पे, टू वेक्टर्स
are said to be equal vectors, two vectors are said to be equal vectors, two vectors are said to be equal vectors if their magnitude and direction is same, their magnitude and direction is same, and they are representing same physical quantity. They are representing same physical quantity. डायमेंशन बोला था क्या? डायमेंशन को बोल सकते हैं क्या वैसे ही? सर हाँ रिपीट सर उसमें यूनिट्स आते हैं ना। हाँ हाँ सर डायमेंशन हो सकता है। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। तो लिखो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ they have equal magnitude, direction, and they are representing same physical quantity, ठीक है। तो इसी से अब एक चीज निकल के आ जाती है, अगर मान लो ये पेन को हमने यहाँ पे रखा, ये कैप मतलब उसकी एक डायरेक्शन मानना, ठीक है। प्लीज रिपीट, क्या एक लाइन बोलिए मैंने बस। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude and direction, if they have same magnitude and direction, and representing same physical quantity. अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये वेक्टर है हमारा, ये कैप मतलब कैप वाला उसकी डायरेक्शन है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे रखा, डायरेक्शन यही है, ठीक है, या ऐसी डायरेक्शन है। अब मैं उसको खिसका के यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या ये दोनों सेम वेक्टर है क्या? हाँ सर। Yes, Yes, sir. उसी डायरेक्शन में खिसकाया मैंने, उसका मैग्नीट्यूड मतलब ये पेन की जितनी लेंथ है ना इसके मार्कर की, वही उसका मैग्नीट्यूड है। कैप मतलब उसकी डायरेक्शन है, बस ये अभी यहाँ पे था, उसको खिसका के यहाँ पे लेके आ गया, तो दोनों सेम ही वेक्टर है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये वेक्टर इसको खिसका के मैं नीचे लेके आ गया, क्या दोनों सेम वेक्टर है क्या? बोलो। दोनों Yes, सेम sir. वेक्टर है, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर। मैंने बस क्या किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा है, ठीक है, डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, जो कैप की डायरेक्शन है, बस उसको खिसका के नीचे लेके आ गया, अभी भी डायरेक्शन इधर की तरफ ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। ऐसे आगे खिसका के लेके चलेगा, मतलब अगर डायरेक्शन सेम रखते हुए वेक्टर को हम आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाते हैं, डायरेक्शन सेम रखते हुए, तो भी वो सेम ही वेक्टर रहता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर ये वेक्टर है, डायरेक्शन ऐसी रखना उसकी, ये वेक्टर ए है और इतनी ही डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड रखते हुए इसी डायरेक्शन के अलावा हम यहाँ पे इसको लेके आ गए, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड उतना ही, तो ये भी ए वेक्टर रहेगा। इसको अगर हम नीचे लेके चले गए, डायरेक्शन सेम रखते हुए मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो ये भी ए वेक्टर रहेगा। तो प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के बारे में। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी तो चलो सेम है, वो तो फिजिक्स में तुम्हें काम में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, और हम उसकी बस पोजीशन चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो भी वो दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। टेंसर भी लेने वाले हैं क्या? टेंसर नहीं बेटा, ये ऐसे नाम मत लेके आना यहाँ पे। क्या होता है वैसे वो? सर स्केलर वेक्टर और टेंसर थर्ड क्वांटिटीज है। नहीं वो सर,
अपने को मतलब नहीं इससे, अपने को बस वेक्टर के बारे में जानना है, ठीक है। वो जनरल नॉलेज के लिए ढूंढ लेना कहीं पे, तो मेरे को पता नहीं था ये टेंसर भी एक क्वांटिटी होती है, मैं भी सुना होगा लेकिन याद नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के बारे में। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स, तो लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। तो लिखो इसमें टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर two vectors are said to be collinear if their directed line segment, ओके बताता हूँ ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। if their directed line segment are parallel to each other, are parallel to each other irrespective of their directions, irrespective of their directions, irrespective of their directions, irrespective of their directions। उसके बाद फुल स्टॉप, दूसरा पॉइंट लिख लेना इसमें, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो पहले तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, अभी दोनों तरफ डॉट है तो ये सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसके इधर एरो लगा देता हूं या इसके इधर एरो लगा देता हूं तो अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। एंड ये बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्या, ये सेगमेंट्स? एंटी पैरेलल, Yes, sir. मतलब पैरेलल है ना, पैरेलल बोलो इसको, बता दूंगा उनके अलग अलग नाम होते तो पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है ना, लाइन सेगमेंट पैरेलल है क्या नहीं वो देखो बस, वो इसको डायरेक्शन देती है उसकी वजह से उसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। बाकी अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है क्या? हाँ. है? तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे भी नहीं हो सकती, ऐसी भी पोजीशन हो सकती है दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ जाए, तो देख लो दोनों पैरेलल है लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक इधर आ जाए वेक्टर इस प्लेन के बाहर, मैं बोर्ड के बाहर लिख ले रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर है बस, लेकिन ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो ध्यान रखना इस प्लेन, इसको अगर हम चिपका देंगे प्लेन के ऊपर तो वो इसी के साथ मर्ज कर जाएगा, तो ऐसे वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसी प्लेन में लाई करे ये जरूरी नहीं है, इसके पैरेलल जो प्लेन रहेगा, ये अभी बोर्ड है, इसके पैरेलल जो प्लेन रहेगा उसमें भी वो वेक्टर्स आएंगे जो इसके क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। सिर्फ इसी Yes, प्लेन को sir. कंसिडर मत करना, हम 3D में इमेजिन करना चाहते हैं तो ये अभी बोर्ड है, एक प्लेन है, तो इसके पैरेलल एक प्लेन रहेगा, है ना, पैरेलल एक प्लेन रहेगा, तो उस प्लेन में भी एक वेक्टर ऐसा हो सकता है जो इस लाइन सेगमेंट के कैसा रहेगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पैरेलल, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। या तो दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोला जाए, यहाँ पे कोई एक वेक्टर दिख रहा है, इसको अगर हम इस प्लेन पे लेके जाते हैं, मूव कर सकते हैं ना वेक्टर को, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो उसको मूव करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और हमें दिख जाता है कि दोनों की लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर।
क्लियर? Yes, sir. सिर्फ एक ही प्लेन को कंसीडर मत करना, सिर्फ इसी व्हाइट बोर्ड को, स्पेस को कंसीडर करो। तो बाहर भी इस प्लेन के पैरेलल भी एक प्लेन हो सकता है, उसमें भी वेक्टर जो रहेंगे वो इसके कोलिनियर आ सकते हैं। बस क्या दिखना चाहिए, लाइन सेगमेंट, दोनों के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो अभी इसको नाम दे देते हैं हम, अभी तो क्या है ऐसे है। ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, तो दोनों की लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है, तो इनको एक नाम है, एक मिनट, नाम क्या है, लाइक वेक्टर्स। ठीक है, लाइक वेक्टर्स। अभी यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल एंड लाइन डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पे लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स नाम है, कोलिनियर तो रहेंगे एंड इनको हम लाइक वेक्टर्स भी कहेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर हम दूसरा देखते हैं, एक की डायरेक्शन उधर की तरफ है और एक की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो इसको कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए वेक्टर यानी बी वेक्टर कैसे रहेंगे, अनलाइक रहेंगे, लेकिन रहेंगे ये यहाँ पे दोनों के दोनों कोलिनियर रहेंगे एंड यहाँ पे भी दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। लेकिन डायरेक्शन की वजह से दो नाम आ गए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर्स, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आएगी इसके रिगार्डिंग, अगर ये ए एंड बी एक दूसरे के कोलिनियर है, if a vector a and vector b are collinear vectors, तो उनमें मैग्नीट्यूड का बस डिफरेंस रहेगा, है कि नहीं? तो ए वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को हम लैम्डा इंटू बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा तो समझ जाना कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, लाइक वेक्टर्स हैं। एंड लैम्डा अगर निगेटिव आ जाएगा तो समझ जाना कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, अनलाइक वेक्टर्स है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ये फिजिक्स में भी हुआ होगा, या नहीं हुआ है? हुआ है sir. हुआ है ना? हाँ। तो ए एंड बी अगर कोलिनियर है तो हम एक को दूसरे के, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको अगर रीड करना होता है ना, ए वेक्टर को हम बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ए वेक्टर को बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आ जाएगा। एंड अगर वहां पे लैम्डा की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तो दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, लाइक वेक्टर्स। एंड लैम्डा की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ये यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा एंड जेड एक्सिस के अलावा वेक्टर्स क्या आते हैं इसके बारे में, चलो वरना बाद में देख लेते हैं उसको।
ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब उसके क्वेश्चंस लेते हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लिखो फाइंड द वेक्टर। अच्छा, ये आई कैप जे कैप के कैप आ ही रहा है, ठीक है, उसके बारे में जान ही लो, वैसे पता भी होगा तुम लोगों को। हाँ सर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैंसिल हो गया क्या सिलेबस में से, किसने कहा ये किसने कह दिया? ठीक है, तो अभी ये 3D सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अभी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमें एक यूनिट वेक्टर लेना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आ जाता है आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो रहेगा आई कैप। फिर वैसे ही सेम यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो वो हो जाता है जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, उसके आगे भी लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। थोड़ी देर बाद लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो लिखो इफ वेक्टर ए is multiplied by scalar m, if vector a is multiplied by scalar m, then we will get vector parallel to a, parallel to a and parallel to a and whose magnitude is mod m times, whose magnitude is mod m times, मतलब mod m, ये ऐसे लिख देना mod m times that of vector a, mod m times that of vector a, ठीक है, mod m times that of vector a।
mod m टाइम्स दैट ऑफ वेक्टर a। मतलब ये है, अगर वेक्टर कोई ये है उसको हम अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो इसके पैरेलल ही रहेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मान लो m इंटू ए वेक्टर, ठीक है। m अगर निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, लेकिन पैरेलल तब भी रहेगा इसके, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके कितना रहेगा, मॉड m टाइम्स रहेगा, बस ये चेंज है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उससे क्या हो जाता है, सेम मतलब पैरेलल वेक्टर ही मिलता है लेकिन अलग इसका मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें दो रूल्स है, एक तो है पैरेललोग्राम एंड दूसरा है ट्रायंगल, मतलब दो लॉज है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख लेते हैं, लिख लेना उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वैसे ये हो गया है क्या फिजिक्स में, यस सर। तो ज्यादा Yes, डीप sir. में जाने की जरूरत नहीं ना इसमें, नो नो सर। ठीक है। फिर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है, इधर ये ए वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट ले लेते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट ले लेते हैं सी वेक्टर को, तो सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। प्रूफ में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम बनता है, एक पैरेललोग्राम बनेगा, तो उसकी हेल्प से पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, जैसे ये इसके अलोंग एक वेक्टर आ जाएगा किसी मैग्नीट्यूड का, ये वो एडिशन मिल जाता है, नहीं जा रहा है उसमें, सीधा क्या सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन को देखो यहाँ पे, मतलब मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके भी वहां तक जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली बी वेक्टर के अलोंग भी वहां तक जा सकते हैं। तो वहां से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसके ऊपर, हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे कि क्या होगा। बाकी ये लॉस तो तुम फिजिक्स में भी देख चुके हो, इसलिए बस इतना काफी है समझना, और समझ भी रहे होंगे तुम लोग कैसे होती है एडिशन, ठीक है। फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आइडिया है क्या, Yes, sir. यस क्या होता सर। है, स्पेस में किसी पॉइंट को ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट,
ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर ये स्पेस है और स्पेस में कोई एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है पी पॉइंट। अब हमें इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो अगर हम इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे तो इसके अलोंग जो वेक्टर आता है ये कहलाता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, और यही कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब इसमें ओरिजिन का रेफरेंस लिया जाता है उस पी पॉइंट की पोजीशन ये करने के लिए, और फिर अगर हम उसका रेफरेंस लेंगे तो एक वेक्टर आएगा उसके अलावा, और इसी को कहेंगे वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ओपी वेक्टर, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो दो पॉइंट से स्पेस में, दोनों के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर अगर है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट OA किया जाएगा, वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ठीक है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी का पोजीशन वेक्टर, ये वहां पे है, बी वेक्टर माइनस ए, तो ये कैसे मिलेगा हमें, ए बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अभी ए बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन ये, अब ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब ये ओए वेक्टर हमें एक तरीके से गिवन है, फिर उसके बाद ये गिवन है हमें, मतलब ओबी वेक्टर हमें गिवन है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर ले लेते हैं ए बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आएगा क्या, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, क्लियर है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। हो गया, यस सर। तो इतनी चीजें तुम्हें फिजिक्स में भी बताई गई होगी, पोजीशन वेक्टर से अगर दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो अब लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो, पहला आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और उसको आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है,
find the vector of magnitude 5 in the direction of this. सर आपने मैग्नीट्यूड के बाद क्या बोला? Find the vector of magnitude 5 in the direction of this, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। नहीं बेटा हर्षवर्धन वो गलत है, मैग्नीट्यूड हमें 5 रखना है, ए के डायरेक्शन में भी चाहिए मैग्नीट्यूड 5 वाला वेक्टर। 5/7 into a vector. हाँ वही आ जाएगा, सेम सही है। तो मान लेते हैं कि बी वेक्टर है इसके डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो ये बताओ ए के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. कैसे लिखेंगे उसको? Vector by magnitude. ठीक है, Vector by ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये ए के डायरेक्शन में एक वेक्टर आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है, लेकिन अब हमें ए के डायरेक्शन में ही चाहिए एक वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5। तो इसको बस सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, उस मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों चीजें हो जाएगी, एक तो हमें उसके डायरेक्शन में भी मिलेगा और जो मैग्नीट्यूड चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ से बी वेक्टर कितना आ जाएगा 5 बाय ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेना 7 आ जाती है, और यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। और अगर यहाँ पे पैरेलल टू ए वेक्टर बोला जाता तो पैरेलल टू ए Same ही वेक्टर आता। बोला जाता तो क्या होता? सेम आता है। प्लस माइनस आता, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। यस। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें चाहिए तो वो कैसे निकाला जाएगा, क्लियर हो गया? ठीक है, अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई find the value of x and y for which vectors this are parallel, are parallel. Find the value of x and y if these vectors are parallel to each other. अमोक सही है, हर्षवर्धन गलत है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। Find the value of x and y
if these two vectors are parallel to each other. -5 आंसर है, कितने लोगों का आ रहा है? एक्स एंड वाई दोनों के दोनों -5, 4 लोगों का। इसमें देखो क्या करना था, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या हम एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? पैरेलल है मतलब कोलिनियर रहेंगे, एंड कोलिनियर रहेंगे मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। बोलो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर यहाँ पे कितना, x प्लस 2 आई कैप माइनस x माइनस वाई जे कैप, यहाँ पे k कैप इज इक्वल टू, यह आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 लैम्डा इंटू k कैप। तो अब इन दोनों को यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है, तो ये कब इक्वल होंगे, जैसे हम इसमें करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करते थे, वैसे ही यहाँ पे आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, एंड के कैप को के कैप के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 1, फिर इसके बाद मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जे है ही नहीं, ये आई है, एंड 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, तो ये x/2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5, एंड x इज इक्वल टू y है, देयरफॉर y इज इक्वल टू भी आ जाएगा -5, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स रहेंगे, लाइक या अलाइक, अनलाइक? लाइक लाइक वेक्टर्स रहेंगे। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो पैरेलल है मतलब एक दूसरे के कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब हम एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर दिया, उनके वेक्टर्स को हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये कब इक्वल रहेंगे, जब आई कैप के इक्वल इक्वेट कर देंगे हम उसका कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के साथ, एंड के कैप का कोएफिशिएंट के कैप के साथ इक्वेट कर देंगे, तभी वो कैसे आएंगे, सेम, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मैंने आई जे और के रेशियोज निकाल के आंसर निकाला। क्या करके? मैंने आई कैप जे कैप और के कैप के मैग्नीट्यूड का रेशियोज निकाला और फिर आंसर आया। ठीक है भाई, एक तरीके से अगर इसको लैम्डा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये रेशियो सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो जब 0 आ रहा है तो उसको नॉट डिफाइन मत बोलना है, x माइनस वाई अपॉन 0, उस 0 को कहाँ हेल्प करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। यस ध्यान रखना कोलिनियर अगर है तो ऐसे होगा, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करना है तो आई कैप
कि कोएफिशिएंट को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लो जल्दी से। ये तो अभी तुम्हारा जो फिजिक्स में हुआ था वही चल रहा है लगभग। मैथ्स वाला पार्ट तो बाद में शुरू होता है जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे उससे। एंड 3D फिर टोटली मैथ्स का ही है, कोऑर्डिनेट। तो लिखो इसमें अब ABCD इज अ पेंटागन। ABCD is a pentagon, then prove that ABCDE is a pentagon, then prove that the resultant of vectors AB vector comma AE vector, resultant of vectors AB vector, AE vector, BC vector, ED vector and DC vector is 2 AC vector. 2 AC vector is 2 AC vector. अब रिजल्टेंट मतलब उनका एडिशन, सिंपली जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वैसे यहाँ पे इनका रिजल्टेंट मतलब इन सबका क्या, एडिशन। तो एक पेंटागन ले लेते हैं, ये ए बी सी डी ई, ये ए बी वेक्टर, ए ई वेक्टर, फिर उसके बाद बी सी वेक्टर, ई डी वेक्टर। ठीक है, इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, डी सी वेक्टर के इक्वल दिखाना है। तो ए बी वेक्टर मीन्स ये, बी सी वेक्टर मीन्स ये आ जाएगा। फिर उस, अच्छा एक मिनट, तो 2 AC के इक्वल दिखाना है, डीसी भी है उसमें। फिर उसके बाद एई वेक्टर ये आ जाएगा, ईडी वेक्टर ये, एंड डीसी वेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसको AC के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे ये देखो A to C पहुंचना है, हम तीन तरीके से जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली A to C, तो वो AC वेक्टर दे देगा, या तो कैसे जा सकते हैं, A to B एंड B to C। तो यहाँ पे ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का सम कितना आएगा, AC AC वेक्टर BD वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो यहाँ पे ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को एक साथ ले लो, रिजल्टेंट मतलब इन सबका एडिशन। फिर उसके बाद A to C डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या तो ऐसे भी जा सकते हैं, A to E, E to D एंड D to C। तो इसका मतलब AC वेक्टर को हम AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस DC वेक्टर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस DC वेक्टर। तो यहाँ पे यह आ जाएगा AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर, तो ये 2 AC वेक्टर। ठीक है, अब इसके ज्यादा Yes, sir. कहानियों में नहीं जा रहे, रिजल्टेंट वगैरह ऐसा क्यों वैसा क्यों, फिजिक्स में हो चुका है। हमें तो बस सिंपली क्या ध्यान रखना, रिजल्टेंट मतलब उन सबका सम, एंड इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसमें वैसे अलग लॉ आएगा, दो दो बार लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद या तो डायरेक्टली हम कैसे रीड करेंगे, A to C पहुंच रहे ऐसे, या तो हम ऐसे भी जा सकते, तो इन तीनों वेक्टर्स का सम। इसमें हर एक पॉइंट के लिए कहानी है, लेकिन उतना टाइम नहीं अपने पास। ठीक है,
ये क्लियर है पहला, मतलब ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? तो ये टर्मिनोलॉजीज याद कर लेना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर यूनिट वेक्टर और ये सारी चीजें, ठीक। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करेंगे। होमवर्क वही एक्सरसाइज 2 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, इसका अभी होमवर्क नहीं, इसमें तो अभी शुरुआत ही की है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ पूछना है? मेरे पास आईफोन है। नहीं बेटा, क्यों? गरीब लोग हैं हम। देने वाला है क्या आईफोन तू? वो आईफोन की बात कर रहा है, नहीं है। अच्छा आईफोन 13 ले लो सर, अपडेटेड रहते हो एकदम, नया आया होगा कोई फोन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहले पढ़ लो, बाद में वो सब होता रहेगा, ले लेना। आईफोन ले लो, आईपैड ले लो, पता नहीं और क्या क्या ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, ठीक है? लेकिन पहले पढ़ लो, तभी वो ले पाओगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।